डिलिजेंट स्टडी एसीके में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स क्लास 12th का। और इसमें हमारा जो टाइम पीरियड लिया हुआ है वो है 600 BCE से लेकर 600 CE तक। मैंने अपनी स्लाइड्स में BCE की जगह BC और 600 CE की जगह AD लिखा हुआ है, जो कि पहले लिखा करते थे। आजकल हमारी बुक्स में NCERTs में क्यों BC की जगह BCE और AD की जगह CE आने लगा है, तो मैं आपको बता दूं कि BC जिसका मतलब है बिफोर क्राइस्ट और AD मतलब एनो डोमिनी, इसका मतलब कि वो साल जो भगवान जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद आए, किस जो साल है उनको दर्शाने के लिए। तो कुछ कभी पहले ये एक ऑब्जेक्शन रेज हो गई थी कि भाई क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है, तो जब हम BC या AD लिखते हैं तो एक पर्टिकुलर रिलीजन को ये की डोमिनेंस कह लीजिए या एक पर्टिकुलर रिलीजन को ये दर्शाता है। तो रिलीजियस न्यूट्रलिटी को ध्यान में रखते हुए अब ये डिसाइड किया गया है कि BC की जगह हम BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा और CE AD की जगह यानी कि कॉमन एरा हम यूज करें। तो अगर मैंने BC या AD लिखा है तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में अपना बिल्कुल ही हड़प्पन सिविलाइजेशन, आपको अगर ध्यान हो तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में मैंने आपको 3 पीरियड करवाए थे, मतलब 3 पार्ट्स आपको बताए थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, जिसमें एक था आपका अर्ली हड़प्पन पीरियड, एक था मिच्योर हड़प्पन पीरियड जो कि ये पीरियड था जिसे हमने पढ़ा था सिविलाइजेशन का पार्ट, और तीसरा था लेट हड़प्पन पीरियड जिसमें हमने देखा था कि हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होता है। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन या ये जो पर्टिकुलर पीरियड है जिसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसकी हम इतनी डिटेल कर चुके हैं कि इसके बारे में अब ज्यादा मैं डिटेल के बारे में तो नहीं कहूंगी, पर हाँ, इन जनरल जब बहुत ज्यादा टाउन प्लानिंग, बहुत ज्यादा ग्रोथ, डेवलपमेंट, ट्रेड और हर चीज में बड़ी ज्यादा डेवलपमेंट्स हो रही थी, तो वो सिविलाइजेशन वाला जो पीरियड है उसके बाद एक डिक्लाइन का पीरियड आता था जिसे हमने पढ़ा था, जो लेट हड़प्पन पीरियड का पार्ट है, जिसमें हमने पढ़ा था कि डिफरेंट फैक्टर्स वजह बने थे हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन की वजह बने थे। काफी सारे फैक्टर्स बने थे, कई इकोनॉमिकल फैक्टर्स थे, हो सकता है कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स थे, अलग अलग थ्योरीज आई थी इन पे। और एक इसमें हमने रीजन पढ़ा था कि कोई ग्रुप बाहर से आया था और कुछ इन्वेजन्स हुई थी, और उसके हमने वो भी एक वजह थी जिसकी वजह से काफी हड़प्पन सिटीज डिक्लाइन हुई। फॉर एग्जाम्पल 1750 BC में हम देखते हैं बहुत दो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, हड़प्पा और मोहनजोदारो, और ये डिक्लाइन कर जाती है, डिसअपियर हो जाती है, मतलब इनके ऊपर इन्वेजन होती है और इन दो इंपॉर्टेंट सिटीज को तहस नहस कर दिया जाता है। हालांकि इनके इसी हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो और साइट्स हैं उनमें आप देखेंगे कि ये एकदम से खत्म नहीं हुई, ग्रेजुअली उनके जो मतलब आप कह लीजिए वो कुछ एलिमेंट्स हड़प्पन सिविलाइजेशन के रहे, बट ग्रेजुअली वो फेड आउट यानी कि हटने लगे। क्यों? क्योंकि इन्वेजन हो गए और जब दो इंपॉर्टेंट सिटीज ही डिक्लाइन हो गई या वही तबाह हो गई, तो उनका जो इन्फ्लुएंस है वो धीरे 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 कम होने लगा। जैसे ब्रिक्स का एक पर्टिकुलर साइज होता था, ब्रिक्स की रेशियो का एक पर्टिकुलर साइज होता था, बड़ी यूनिफॉर्म वे में सारी हड़प्पन साइट्स में पाया जाता था, अब वो नहीं मिलता था, अब उनके रेशियो चेंज होने लगी। बड़ी डिटेल में हमने चैप्टर 1 में ये किया है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा आता है हड़प्पन जो कि पहले सिटीज में रहते थे, ठीक है। 1900 BC तक हम जानते थे कि क्योंकि मोस्टली ये लोग सिटीज में रहते थे, गांव कम थे, जिनकी मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन दे लिव्ड इन सिटीज, ठीक है। अब ये सिटीज डिक्लाइन होने लगी और इनकी जगह रूरल सेटलमेंट्स आने लगी। अब ये क्यों होने लगा, अब हम बाकी फैक्टर्स की बात तो नहीं करेंगे, पर जो एक फैक्टर हमारे इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हमारा बेस बनेगा अगले चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के लिए, वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि हम इस गैप को, जो कि जो 1900 BC से 600 BC वाला जो गैप है, हम इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करें। मैं बहुत डिटेल आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन एक टाइम पे आपको ऐसा ना लगे कि भाई चैप्टर 1 की कोई कनेक्टिविटी नहीं है चैप्टर 2 के साथ। उस कनेक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस टाइम गैप के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लें, ठीक है। अब एक फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल था हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के लिए, या जो हम कह सकते हैं कि भाई हड़प्पन डिसअपियर हुए तो कैसे हुए, तो वो था एक ग्रुप,
बहुत से ट्राइबल एरियाज थे, बहुत से ट्राइब्स थे सेंट्रल एशिया से आ रहे थे। जो एक हमारे लिए काम का है वो है आर्यंस, ठीक है। ये भी कोई एक ट्राइब नहीं था, कई सारे ट्राइब्स जो इंडिया आ गए, हमने उनको कह दिया आर्यंस, ठीक है। कई सारे ट्राइब्स में से जो ट्राइब्स इंडिया में आके इन्वेट कर गए, आप प्लीज आराम ध्यान से सुने, जो इंडिया में आके इन्वेट कर गए हमने उनको कहा आर्यंस। इन्होंने डिस्ट्रॉय की थी इंडस सिटीज, और ये जो ग्रुप था आर्यंस का, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटीज को डिस्ट्रॉय कर रहा था, पहली दफा इनकी जो अपीयरेंस मिली थी या इनकी जो बिगिनिंग थी वो हम 2000 बीसी में देखते हैं। अब ये 2000 बीसी में इनकी जो अपीयरेंस है ये इंडिया में नहीं देखने को मिल रही है, ठीक है। इंडिया में देखने को नहीं मिल रही है, इंडिया के बाहर, मतलब अभी इंडिया में एंटर नहीं किया है इन्होंने। इंडिया में जो तबाही मचाएंगे 1750 का हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, अभी 1900 तक हमारी सिविलाइजेशन चल रही है इंडिया में, हम टॉप पे हैं, ठीक है। हम इनकी अपीयरेंस की बात कर रहे हैं जो पहली दफा हमें देखने को मिली। ये आपको लर्न नहीं करना है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। जो पहली दफा हमें इनकी अपीयरेंस देखने को मिली, या इनका आप कह लीजिए देख मतलब समझो इनकी प्रेजेंस जहाँ, हाँ, जो नोटिसेबल टाइम पीरियड था वो हम 2000 बीसी का लेते हैं। मिडल ऑफ द 2000 सेकेंड मिलेनियम बीसी, मिडल ऑफ द सेकेंड मिलेनियम बीसी का मतलब भी यही है। मिडल ऑफ द सेकेंड मिलेनियम बीसी, सेकेंड मिलेनियम बीसी का मतलब यही हो गया कि मैं 2000 से लेके 1000 बीसी के बीच के पीरियड की बात कर रही हूँ। तो मिडल ऑफ द सेकेंड मिलेनियम बीसी they were fully established in fertile क्रिसेंट। फर्टाइल क्रिसेंट से आप फिलहाल ये समझ लीजिए हम मेसोपोटामिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। मेसोपोटामिया के अलावा भी कुछ एरियाज छोटे कुछ एरियाज इस फर्टाइल क्रिसेंट में पड़ते हैं, पर हम यहाँ सिर्फ मेसोपोटामिया का जिक्र करके छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो मेसोपोटामिया तक ये सेकेंड मिलेनियम बीसी के मिडल तक आ चुके थे, वहां के रास्ते से धीरे धीरे इंडिया में पहुंच रहे थे। अब मेसोपोटामिया में अगर इनकी प्रेजेंस शो हो चुकी है, इसका मतलब वहां पे अगर इन्होंने कुछ भी इन्वेजन की है या सिटीज को खराब किया है या सिटीज तबाह की हैं, पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि ट्रेड डिसरप्ट हो गया था हड़प्पन वैली का मेसोपोटामिया के साथ। ट्रेड पहली बार ट्रेड पे इफेक्ट यहीं से पड़ने लग गया, ठीक है। तो ट्रेड में आपके इफेक्ट यहां से पड़ने लग गया। पहली चीज ये आर्यंस की इन्वेजन हो रही है। अब कोई भी जो डेवलपमेंट है, कोई भी चेंज है हिस्ट्री में एकदम से नहीं होता है, वो थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। अब 1750 बीसी में दो इंपॉर्टेंट सिटीज तबाह हो गए। अब 1750 से, ठीक है, आप 1750 से देखें, यहां मैं लिख देती हूं 1750 बीसी से देखें आप, आर्यंस जो हैं 1500 बीसी तक का ये पीरियड है, ठीक है। अब इस दौरान आर्यंस ने इन्वेजन भी किया, ठीक है, इंडिया में आगे आगे मूव भी करते रहे, ठीक है। और इस पीरियड के दौरान इंडिया में फाइनली वो सेटल भी होना शुरू हुए इंडियन पॉपुलेशन के साथ। जो जहाँ पे जो पहला स्टेप था इन्वेट करो, उसके बाद अपने आप को स्टेबल करो, फिर पॉपुलेशन जो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन है उसके साथ मिलजुल के रहो, और अपने मतलब जैसे एक पार्ट बन के इंडियन टेरिटरी का दे स्टार्टेड लिविंग, ठीक है। अब ये पीरियड हो गया उनकी सेटलमेंट का, ठीक है। अब ज्यादा हमारे पास इसमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी थोड़े से कम है हमारे, लेकिन जो भी मिला है उसके बेसिस पे हमारे पास ये नॉलेज है। अब इसके बाद 1500 बीसी से लेके जो 600 बीसी का जो पीरियड है, जो हमारे इस चैप्टर में नहीं है पर हमारा जानना जरूरी है, इस पीरियड में शुरू होता है हमारा वैदिक पीरियड, जिसमें चारों वेदों का जिक्र है। चारों वेद से हमें जो वैदिक लिटरेचर है यानी जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों लिटरेचर से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इस पीरियड की, सोसाइटी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो इस पर्टिकुलर पीरियड की मिलती है, ठीक है। ये इस पीरियड को हमने कह दिया वैदिक एज। तो वैदिक लिटरेचर इस टाइम पे मतलब था, लिखा बाद में गया था लेकिन था, और इंफॉर्मेशन हमें इस पीरियड की वैदिक लिटरेचर से काफी सारी मिलती है। तो क्या पहली इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, एक तो ये चीज है कि भाई आर्यन इन्वेजन जो इंडिया में हुई थी वो ऐसी नहीं थी कि बस एक ग्रुप आया, एक बार वो आया और बस काम खत्म, नहीं। कई ग्रुप्स थे, कुछ ग्रुप्स थे, कई भी नहीं कहूंगी मैं, कुछ ग्रुप्स थे जो अलग अलग टाइम पीरियड पे आए, अलग अलग एरियाज में आए, कुछ सेटल हो गए, कुछ इधर उधर चले गए, कुछ कहीं, हम नहीं जानते डिटेल्स, लेकिन अल्टीमेटली आके इन्वॉल्व हो गए लोकल्स के साथ और उनके साथ रहने लगे, ठीक है। और कई सेंचुरीज लगी हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं। 1750 में आके ना उन्होंने दो इंडस इंपॉर्टेंट सिटीज को
खत्म किया, ठीक है। इन्वेजन्स में ये हुआ, और उसके बाद 1500 तक आके ये यहाँ पे सेटल हुए, और 1500 से लेके 600 बीसी में जो इनका पीरियड, यहाँ पे इनकी जो भी इनकी एक्टिविटीज रही, इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो भी रही, उसको हमने कहा वैदिक पीरियड। अब हमको थोड़े से कंसेप्ट वैदिक पीरियड के जानने जरूरी है, जो हमारे आगे के पीरियड में, यानी कि जो चैप्टर हमारा शुरू होता है 600 बीसी से आगे का, उसमें हमारे काम आएंगे। पहली चीज ये कंसेप्ट ऑफ टेरिटरी। अब देखो, जो इम्पोर्टेंट हमारी जो सिटीज थी, जो शहरीकरण होता था हड़प्पा का, वो तो इन्होंने अटैक किया, शहर तबाह हो गए, फिर उसकी जगह रूरल सेटलमेंट्स आ गई, क्योंकि ये बेसिकली तो ट्राइब्स थे, ठीक है। ये तो ट्राइब्स उठ के आए थे हमारे पास, ठीक है। अब अब हुआ क्या, इनिशियली तो ये आए थे एज अ ट्राइबल पीपल, ठीक है। जो एक ट्राइब है दूसरे ट्राइब पे हमला करेगा, उनकी कैटल चुरा लेगा, उनकी गाय भैंसे चुरा लेगा, उनका जो भी उस टाइम पे वो अपने लिए बहुत कीमती चीज समझते थे वो चुरा लेंगे, और उसको लेके अपनी ट्राइब में ले आएंगे, और अपने ट्राइब के जो लोग हैं उनमें इक्वली वो बांटेंगे। इनिशियली तो ये होता था, पर धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये आप सेटल होने लगे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होने लगी, खेती बाड़ी का काम शुरू हुआ, जैसे आयरन का यूज समझ में आने लगा, तो आयरन के टूल्स बनने लगे, जमीन साफ करके अनाज उगाने लगे, एक जगह सेटल होने लगे, तो आर्ट एंड क्राफ्ट जैसी चीजें भी आने लगी। फिर धीरे धीरे ये कंसेप्ट आया कि अच्छा, इस जमीन पे तो हम परमानेंटली सेटल हो सकते हैं, हमें जरूरत नहीं है यहाँ से वहां भटकने की। आप एक जगह पे सेटल होने लगे, एक ट्राइब एक जगह सेटल हुआ, और फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि उस ट्राइब, उस एरिया को मेंटेन करने के लिए एक लीडर आया, लीडर से वो लीडर धीरे धीरे एक, मतलब किंग जैसी चीज, एक कंसेप्ट डेवलप होने लगा कि राजन है, राजा है, ठीक है। और जो लोग उस टेरिटरी में जो रहते थे या उसके अंडर रहते थे, वो मतलब उसकी प्रजा बनने लगे। फिर कंसेप्ट ऑफ टेरिटरी का मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे जिसपे एक पर्टिकुलर ट्राइब रहता है, तो उसको आपने टेरिटरी का टेरिटरी मान लिया कि जय मान लो ये कुरुओं की टेरिटरी है, ये किसी, मतलब आप कह लीजिए ये किसी भी आप पंचाल्स की टेरिटरी है, मतलब जो भी ट्राइबल होगा, जो भी एरिया होगा, ट्राइब का जो भी नाम होगा, उसके हिसाब से वो एरिया जिसमें वो रहते हैं उसको टेरिटरी मान लिया, उसको हम जनपद कहते हैं, ठीक है। फिर फोर फोल्ड डिवीजन, ये हमारा जो वर्ण सिस्टम है, वर्ण सिस्टम, जो फोर हमारे वर्ण सिस्टम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके बारे में भी कुछ कुछ रिटर्न में हमें इंफॉर्मेशन मिलने लगी, कुछ टर्म्स आने लगी। ब्राह्मण का इनिशियली मतलब तो ये होता था कि ब्राह्मण जो बहुत ही स्कॉलरली है, इंटेलिजेंट है, पढ़ाई लिखाई में काफी स्कॉलरली पर्सन है, वो ब्राह्मण है, जो प्रोटेक्ट कर सकता है अपनी टेरिटरी को या एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है, बहुत अच्छी क्वालिटीज है उसमें ये वाली, उसको आप क्षत्रिय का दर्जा देते थे। फिर जो आपका ट्रेड और कॉमर्स बड़े अच्छे से कर सकता था, उसको आप वैश्य का दर्जा देते थे। फिर जो इन तीनों कामों को, क्योंकि उस टाइम पे मोस्टली जो थे ये तीन ही काम होते थे, तो अब जो इंसान इन तीनों में से कोई भी एक टैलेंट नहीं रखता है, उस इंसान को, मतलब वो इंसान फिर शूद्र की कैटेगरी में डाला जाता था। और शूद्र की ड्यूटी होती थी कि ऊपर के ये ऊपर के तो नहीं, इनिशियली तो सब ठीक ही था, कि ये जो बाकी के तीन वर्ण हैं इनकी सेवा करें। ये तब, जब ये शुरू हुआ था ये वर्ण सिस्टम, तब ये नहीं था कि भाई एक शूद्र का बच्चा भी शूद्र ही होगा। शूद्र का बच्चा हो सकता है ब्राह्मण हो, ब्राह्मण का बच्चा हो सकता है क्षत्रिय बने, क्षत्रिय का बच्चा हो सकता है एक शूद्र बने। वो डिपेंड करता था कि आपका अपना क्या टैलेंट है, ठीक है। आपका जो अपना टैलेंट है, आप क्या कर सकते हो, आपकी अपनी काबिलियत क्या है, उस पर डिपेंड करता था कि आप किस कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरी चीज मैंने आपको बताया, नॉलेज ऑफ आयरन। आयरन की नॉलेज धीरे धीरे आने लगी थी, इसकी हमें टर्म्स मिलती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा जो हुआ था, एक्सप्लॉइट होने वाली फॉर्म में, जो ये कास्ट सिस्टम आप कह सकते हैं या वर्ण सिस्टम था, ये वैदिक पीरियड के खत्म होने के टाइम तक बहुत एक्सप्लॉइटेटिव या बहुत ही बुरी फॉर्म ले चुका था। यानी कि 600 बीसी में बहुत रिजिड, बहुत ही ऐसा हो गया था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, बिल्कुल रिजिड और अछूत, अनटचेबल्स, ये सारी जो कंसेप्ट हैं ये 600 बीसी तक डेवलप हो गए थे। जो ये फोर फोल्ड कास्ट सिस्टम है, जो वर्ण सिस्टम है, इस ये बड़े बुरे तरीके से तब तक डेवलप हो चुका था। इसकी थोड़ी सी डिटेल्स, थोड़े से एग्जांपल्स मैं आपको मनुस्मृति के दूंगी, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें ये डिटेल्स में है थोड़ा सा, ठीक है। अभी आप सिर्फ अपनी बेस बना लीजिए। उसके बाद नॉलेज ऑफ आयरन। आयरन की जो नॉलेज है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दी, थोड़े
छोटे लेवल पे यहाँ से शुरू हो चुकी थी। मतलब वैदिक पीरियड में लोगों को पता था आयरन क्या है, बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड यूज इसका नहीं था, बट इनको पता था कि क्या है। फिर रिचुअल्स बहुत ज्यादा डेवलप होने लगे, और ब्राह्मण्स क्या थे कि देखो वहां उस टाइम पे ना ब्राह्मण्स की बहुत सारी कास्ट होती थी, उनमें से जो बिल्कुल ऊपर होती थी, जिसका हम जिक्र करेंगे, जिसके हम मेंशन करेंगे, वो थे ब्राह्मण्स। तो जितने भी रिचुअल्स होते थे, अगर आपने महाभारत देखी हो या रामायण देखी हो तो आपको पता होगा कि राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, इस तरीके के जो यज्ञ हवन, इस तरह के जो करवाते थे, इंपॉर्टेंट रिचुअल्स होते थे, अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, वाजपेय यज्ञ, इस तरीके के जो होते थे रिचुअल्स, ये ब्राह्मण करवाते थे। और ब्राह्मण्स को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आप कह लीजिए, बिल्कुल टॉप पे इनका ना नाम ही इसलिए था कि ये रिचुअल्स करवाते हैं किंग्स को। तो ये किंग से भी, या किंग मतलब जो क्षत्रिय है उससे भी ऊपर वाले लेवल पे इनको रखा जाता है। ठीक है, अब हमारी यहाँ से जो कंसेप्ट हमारे हैं वो आप अच्छे से ध्यान में रखें। और इसके बाद हमारा जो पीरियड शुरू होता है 600 बीसी के आगे का शुरू होता है, जहां से हमारा ये चैप्टर 2 शुरू हो रहा है। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे राइज ऑफ महाजनपद की। ठीक है, अब देखो आप एक चीज देखो, मैंने यहाँ पे टर्म यूज की है टेरिटरी यानी कि जनपद। अब जब आपका एक कंसेप्ट शुरू हो चुका है कि भाई एक रूलर है, एक ट्राइबल चीफ है, जो अपनी टेरिटरी का ध्यान रखता है, एक राजा है, उसने अपनी टेरिटरी, मतलब उसने धीरे धीरे जैसे लोग सेटल हुए एक जमीन के एक हिस्से में, तो वो टेरिटरी बनने लग गई, और उसको रूल करने के लिए एक रूलर या राजन करके एक टर्म आने लग गई। तो हो सकता है कोई ट्राइबल चीफ, किसी कबीले का राजा, या कोई इन जनरली कोई लीडर बहुत ज्यादा ताकतवर हो, इतना टैलेंटेड हो, या इतना इफेक्ट मतलब इतना ज्यादा टैलेंटेड हो कि वो आगे पीछे के भी जितने इलाके हैं कबीलों के या लैंड हो, उसको भी अपने अंडर ले लें। मतलब बाकी की टेरिटरीज को भी, बाकी ट्राइबल एरियाज की जो बाकी ट्राइब्स की जो टेरिटरीज है उनको अपने कंट्रोल में ले लें। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसा जब होने लगा कि क्योंकि लड़ाई तो देखो आपस में ये ट्राइबल्स करते ही थे पहले, अब ये सेटल हो गए तो अब टेरिटरी के लिए, पहले कैटल के लिए लड़ते थे, गाय भैंसों के लिए लड़ते थे, मवेशी इनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे। अब सेटल होने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे, ये सारी क्रॉप्स उगाने लग गए, तो उसके बाद इनके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि टेरिटरी, भाई लैंड आ जाए हमारे और कंट्रोल में। तो जब इस तरीके से ये लोग टेरिटरी पे कंट्रोल करने के लिए एक दूसरे पे अटैक करने लगे, तो जाहिर है एक जीतेगा एक हारेगा। तो कई सारे राजा जो थे, जो इतने टैलेंटेड थे, जो आगे पीछे अपने टेरिटरीज अपने कंट्रोल में ले सकते थे, उन्होंने ली। और ऐसी कई टेरिटरीज या ऐसे कई जनपद जब एक रूलर के अंडर आए, तो फिर उस टेरिटरी को कहा गया महाजनपद। ठीक है, ये जो टर्म है महाजनपद, ठीक है, ये इसका मतलब है कई सारे जनपद एक राजा के अंदर आ गए, एक राजा के रूल में आ गए, तो वो जनपद हुआ महाजनपद। हर महाजनपद का एक की एक कैपिटल होती थी। ठीक है, जैसे मगध बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद बनने वाला है, तो हम उसकी डिटेल्स भी पढ़ेंगे। तो महाजनपद जो है, मगध जो महाजनपद है, उसकी जो कैपिटल दो होंगी इनिशियली। इनिशियली तो राजगीर होगी, ठीक है, दूसरी बार और उसके बाद उसकी पाटलिपुत्र बनेगी। तो ये जो एक महाजनपद, आपकी ये जो महाजनपद जो बन के आएंगे, इनकी कैपिटल होगी, और कैपिटल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। ये ग्रेजुअली हम आपके जैसे जैसे चैप्टर में बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे अलग अलग डिनेस्टीज करते जाएंगे, हम समझते जाएंगे। ठीक है, तो अब राइज ऑफ महाजनपद, बहुत सारे जनपद से एक महाजनपद। अब इस टाइम पीरियड में कितने महाजनपद थे? देयर वर 16 सच महाजनपद। ठीक है, अब इनके जो नाम है वो बुद्ध और जैन के जो सोर्सेज है उनमें थोड़े से डिफर करते हैं, तो इसलिए ज्यादा हम इस पर नहीं बात करेंगे। हम सिर्फ इतना जानेंगे कि 16 महाजनपद इस पीरियड में थे। अब इस पीरियड को, यानी किस पीरियड की बात हो रही है? सिक्स सेंचुरी बीसी। अच्छा ध्यान दें आप, 6th सेंचुरी बीसी, या तो मैं ये लिखूं या मैं लिखूं 600 बीसी या 600 बीसीई, बात एक ही हो जाएगी। ठीक है, तो इस पीरियड को हम ये भी कहते हैं कि ये एक एरा है जिसमें सेकंड अर्बनाइजेशन हुई थी, या सेकंड टाइम ऐसा कहेंगे कि इंडिया में सिटीज का डेवलपमेंट हुआ था। पहली टाइम पे कब हुआ था? जब हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन थी। पहली बार हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन कौन सी नदी के किनारे हुई थी? इंडस के बैंक्स पे हुई थी। ठीक है, इंडस रिवर के बैंक्स पे हुई थी। ये जो सेकेंड अर्बनाइजेशन पीरियड जिसको मैं कह रही हूँ, या 6th सेंचुरी बीसी में जो महाजनपद या सिटीज इस तरीके से टेरिटरीज उभर उभर के आ रही हैं, तो
ये यहाँ पे ये सिटीज किसके कौन सी नदी के आसपास हो रही है? ये गंगा, ठीक है। गंगा जो नदी है उसके आसपास ये डेवलप हो रहे हैं एरियाज, ठीक है। अब ये और ऐसा पीरियड है जिसमें हम दो रिलीजन, वैसे तो 62 रिलीजन्स आए थे, ठीक है, पर उनमें से जो दो बहुत इम्पोर्टेंट थे, जिनका बड़ा जो बहुत कह सकते हैं फेमस हुए, जिनको लोगों ने बहुत ज्यादा अपनाया, वो है बुद्धिज्म और जैनिज्म, ठीक है। ये दो रिलीजन, अब ये क्यों हुए थे, किस लिए हुए थे, इसकी भी डिटेल्स हमने पढ़ी है चैप्टर 4 में। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जो ब्राह्मणों की जो बहुत ज्यादा डोमिनेंस आ रही थी, ठीक है, जो वैदिक पीरियड में हमने अभी देखा, राइज ऑफ ब्राह्मण्स टू दी, मतलब बिल्कुल ही टॉप पे, तो ब्राह्मणों की जो इतनी ज्यादा डोमिनेंस आ रही थी, वो एक फैक्टर था इन दो रिलीजन के राइज में, और इनके वाइडली जो लोगों ने इस बुद्धिज्म और जैनिज्म को एक्सेप्ट किया, उसमें ब्राह्मणों की जो डोमिनेंस थी वो एक फैक्टर था। और भी बहुत से फैक्टर्स थे, वो हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। अब होता क्या था, जो महाजनपद की मैं बात कर रही हूँ, मोस्टली तो किंग्स उसको रूल करते थे। जहां एक किंग का रूल हो, जिस एक स्टेट में एक किंग का रूल हो, बस एक ही लीडर हो, जिसको मतलब उसी की चलती हो, उसी सारे डिसीजंस बस वही लेता हो, वो हो गया आपकी मोनार्की, ठीक है। जो किंग्स ने रूल किया, एक किंग ने रूल किया, वो आपकी होगी मोनार्की। वो महाजनपद मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो कर रहा है, ठीक है, वहां मोनार्की है, यानी कि एक किंग है। कुछ महाजनपद ऐसे थे जो कि थे ओलिगार्कीज, आप कह लीजिए, ठीक है, ये ओलिगार्कीज टर्म या गन या सम, ठीक है। उनका एक एग्जांपल मैंने दे रखा है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने सिर्फ आपको देने के लिए दिया है। जैसे एक की एक टेरिटरी थी, अब ये नॉन मोनार्किकल थी। नॉन मोनार्किकल के होने का मतलब ये है, कम से कम 500 चीफ इसमें रूल कर रहे थे। मतलब एक राजा की बजाय आप समझ लीजिए 500 चीफ्स आर टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस, या 500 चीफ यहाँ बैठ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हैं मल्ल टेरिटरी के लिए, ठीक है। जो आप महाजनपद का फॉर एग्जांपल एक बार जरा ना मैप देख लें, ठीक है। मल्ल कहाँ पे, ये देखिए आप, ये है काशी और मगध के बीच में। ये काशी भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मगध में बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स आएंगे, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे भी उसके बारे में। तो ये मल्ल जो है ना, ये एक ओलिगार्की थी, यहाँ पे 500 चीज रूल किया करती थी, ठीक है। अब और क्या डेवलपमेंट थी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में और महाजनपद के टाइम पे? भाई देखो, आपके हड़प्पन पीरियड में हमने जब देखा था, तो हमने देखा था कि ट्रेड है, और सील्स की वजह से वो ट्रेड है। हमने तब कॉइन्स नहीं देखे थे, पर इस पीरियड में 6 सेंचुरी बीसी का ये जो पीरियड है, जब महाजनपद का राइज हम देख रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि भाई ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है कि डेवलपमेंट ऑफ पंच मार्क्ड कॉइन्स विच इंडिकेटेड ट्रेड, मतलब कॉइन्स जिसपे कुछ खास तरीके से मार्क्स हुए जाते थे, पंच किए जाते थे, और हर टेरिटरी का, हर महाजनपद का अलग था, हर महाजनपद का अलग था। अब आप ये देखिए, मगध का फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ना इसमें मगध के लिए हुए हैं पंच मार्क्ड कॉइन्स, और एक मैंने डिजाइन बनाया हुआ है उज्जैन का, ठीक है। उज्जैन का मैंने आपको कुछ डिजाइन्स में आपको दिखाती हूँ पंच मार्क्ड कॉइन्स के। फॉर एग्जांपल ये है, अगर आपको और ज्यादा स्पेसिफिक होना है तो मैं बता दूं कि ये अशोक राजा अशोक के पीरियड के कॉइन्स हैं। मौर्यन पीरियड जब था, तो उस पे ये डिजाइन, ये पंच मार्क्ड कॉइन्स है, उस पे ये डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है। और ये, ठीक है, ये डिजाइन बने हुए हैं। और आपका क्या है, जैसे उज्जैन के कुछ कॉपर कॉइन्स, उन पे ये डिजाइन, अब ये डिजाइन तो मैंने खुद बनाया है, क्योंकि मुझे उनके डिजाइन, ये डिजाइन वाले कोई कॉइन मिले नहीं। तो ये इस तरीके के डिजाइन जो उज्जैन के कॉपर में होते थे, तो मतलब हर जनपद में या महाजनपद के अपने कॉइन्स, पंच मार्क्ड कॉइन्स होते थे, जिसके डिजाइन से पता चलता था, अच्छा ये मगध का है, ये उज्जैन का है, ये कौशल का है, ये अवंती का है, ये कहीं का है, ये कहीं का है, ठीक है। इससे पता चलता था। तो ये भी डेवलप हुए, और इनका पर्पस क्या था डेवलप होने का? उस टाइम पे ट्रेड जो था, अब इन कॉइन्स के बेसिस पे होता था। कॉपर कॉइन्स आपको मिल जाएंगे, आपको सिल्वर कॉइन्स मिल जाएंगे, ठीक है। गोल्ड कॉइन्स अभी नहीं है। गोल्ड कॉइन्स जो बिल्कुल ही डिस्कस करने लायक, जिस अमाउंट, जिस लेवल पे आएंगे, मतलब जब बनेंगे, तो वो पीरियड हमारा थोड़ा सा आगे का होगा, ठीक है। गोल्ड कॉइन्स अभी नहीं है,
ठीक है, अभी आपके सिल्वर, मोस्टली सिल्वर पंचमार्क कॉइन्स, कई जगह कॉपर के भी मिले थे। उज्जैन का जो मैंने आपको दिखाया, वो उज्जैन का जो डिजाइन आपको मैंने दिखाया था वो कॉपर का था। ठीक है, कॉपर कॉइन्स पे ये डिजाइन मिला था। अच्छा, अब हमने बात करी है स्पेसिफिकली एक महाजनपद की। देखो ये जो हमारे 16 महाजनपद है, इनमें से एक महाजनपद ऐसा है जो पूरे महाजनपद को अपने कंट्रोल में ले गया। ठीक है, और बहुत पावरफुल निकला, जो सारे महाजनपद को अपने कंट्रोल में ले गया। और उसने क्या किया, उसने एक राजा ऐसा आया, मैं बात कर रही हूँ मौर्यन पीरियड की, एक डिनेस्टी ऐसी आई, मौर्यन डिनेस्टी ऐसी आई, जिसमें उस पर्टिकुलर महाजनपद ने पूरे इंडिया को, थोड़ा सा साउथ के थोड़े से एरिया को अगर हम छोड़ दें, पूरे इंडिया को एक ही रूल के अंडर किया। ठीक है, मौर्यन एम्पायर की मैं बात कर रही हूँ। मौर्यन पीरियड में ऐसा पॉसिबल हुआ कि जो मगध के रूलर्स थे उन्होंने पूरे इंडिया को, थोड़ा सा साउथ के हिस्सों को आप छोड़ दें तो पूरे इंडिया को एक रूल के अंडर लिया। और जो साउथ के जो मैं इस मैप में नहीं दिखा पा रही हूँ, पर अगले आने वाले स्लाइड्स में मैं दिखाऊंगी जब वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। चेरा, पांड्या और चोल, ये तीन जो थे एरियाज, इन तीनों का जो एरियाज था साउथ इंडिया में, बस ये एरिया, इन एरियाज में जिन पे डायरेक्ट मगध मगध के रूलर्स का कोई कंट्रोल तो नहीं था, लेकिन इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था कि अशोक की जो इंस्क्रिप्शंस थी, अशोक टाइम पीरियड की जो इंस्क्रिप्शंस थी, वो आपको इन एरियाज में भी मिलती हैं। आता आपको सीधा सीधा समझ आता है कि इन्फ्लुएंस तो बहुत ज्यादा था। ठीक है, मगध के रूलर्स का इन्फ्लुएंस काफी था, बेशक डायरेक्ट रूल ना। ठीक है, अब राइज ऑफ मगध। अब मगध में ऐसा क्या था जो बस मगध ही मगध राइज हो गया और बाकी महाजनपद रह गए? भाई मगध के पास बहुत सी चीजें थी। फॉर एग्जाम्पल क्या चीज थी, पहले तो हम लोग ये देख लें। अच्छा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि हर महाजनपद की कैपिटल होती है। हाँ, एक पॉइंट में भी रह गया था, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इसलिए बताना बहुत जरूरी है हमारे। ब्राह्मणों ने इस टाइम पीरियड पे धर्म सूत्र और गृह सूत्र लिखने शुरू कर दिए थे। इस टाइम पीरियड में धर्म सूत्र या गृह सूत्र क्या होते हैं? धर्म सूत्र वो होते हैं बेसिकली कि आपको एज ए रूलर आपकी क्या ड्यूटी बनती है। रूलर अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण हमेशा क्षत्रिय को ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा देखो, हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ऐसा है नहीं। मगध के जो रूलर्स थे, अगर आप बिंबिसार अजातशत्रु की बात करो, ये क्षत्रिय नहीं थे। ठीक है, अगर आप इनकी बात करो, मौर्यन रूलर्स, अशोक चंद्रगुप्त की बात करें जो कि फाउंडर थे मौर्यन एम्पायर के, ये क्षत्रिय नहीं थे। ठीक है, तो इन जनरल जो रूलर है उसको इससे एक्सपेक्टेड था कि वो क्षत्रिय हो, पर ये जरूरी नहीं है कि हर बार हो। एनीवे, धर्म सूत्र में, गृह सूत्र में क्या होता था, इनके जो रूल्स लिखे हुए होते थे कि एक क्षत्रिय को कैसे बिहेव करना चाहिए, एक रूलर की क्या ड्यूटीज हैं, प्रजा की क्या ड्यूटीज हैं, एक होम मेकर की क्या ड्यूटीज है, और ये सारी डिटेल्स, और बहुत अच्छे से डिटेल्स इसमें दी हुई है। ठीक है, ये जो दो टेक्स्ट हैं, धर्मसूत्र और गृह सूत्र, ये इस टाइम पीरियड पे लिखे हुए थे। आउट ऑफ दीज 16 महाजनपद, मगध बिकेम द मोस्ट पावरफुल। अच्छा, मगध में ऐसी क्या खास बात थी जो यही एक खास, एक पावरफुल महाजनपद बन के निकला? इसमें ये खास बात ये थी कि मगध में एग्रीकल्चर बहुत प्रोडक्टिव था। भाई बहुत प्रोडक्टिव कैसे था? फर्टाइल सॉइल थी, आयरन टूल्स, आयरन वेपन्स आप बना रहे थे, आयरन की बहुत अच्छी खासी नॉलेज थी, और बहुत अच्छे से मगध के लोगों ने इस चीज को एक्सप्लॉइट किया। आयरन टूल्स मिले, अच्छे से जमीन साफ हुई, आपने बंजर जमीन, आपने मतलब जमीन साफ करके, जंगल साफ करके, आपने वहां पे खेती बाड़ी शुरू करके काफी सारी जमीन उसमें अनाज के लिए इंतजाम उसका कर दिया। ठीक है, अनाज उगा लिया उसमें। दूसरी चीज, आयरन के आप वेपन्स बनाएंगे वो ज्यादा खतरनाक होते हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। आपने अपने दुश्मनों के अगेंस्ट आयरन वेपन्स बना दिए। आयरन माइंस एक्सेसिबल थी, तो फिर आयरन की तो कोई दिक्कत ही नहीं थी इनको। उसके बाद इनके पास रिसोर्सेज बने टूल्स के। ठीक है, उसके बाद एलिफेंट्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था उस टाइम पे आर्मी के लिए। ठीक है, एलिफेंट्स के अच्छी खासे इनको, एलिफेंट्स तो इनके इलाके में काफी मिलते थे, तो एलिफेंट्स तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट था आर्मी के लिए। उसके बाद एक और चीज थी कि देखो, जो इनकी कैपिटल की अगर आप बात करें, कैपिटल किसी भी महाजनपद की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जब आप किसी पे अटैक करते हैं तो कैपिटल पे अटैक करने का मतलब वो एरिया आपके कब्जे में आ गया। अब मगध की जो कैपिटल्स रही हैं वो रही हैं, या तो ये पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र तो खैर बाद में बनी, उससे पहले जो थी वो राजगीर थी। राजगीर का मतलब ये हुआ कि राजगीर वॉज सराउंडेड बाय 5 हिल्स। आगे पीछे पांच जो कहते हैं आप, 5 पहाड़ियों से ये घिरी हुई है।
तो इसको आसानी से यहाँ तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। बाद में जब पाटलिपुत्र बनी, पाटलिपुत्र के आगे पीछे रिवर्स थी, पानी का इलाका था, पाटलिपुत्र को भी कवर करना या वहां तक पहुंचना बड़ा उस टाइम पे बड़ा मुश्किल था। इतने उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे उस टाइम पे डेवलप, अभी तो शुरुआत ही समझिए, आज के टाइम से आप कंपेयर ना करें। ठीक है, तो एक तो ये चीज थी, इनकी कैपिटल बड़ी, इनकी जो चॉइस ऑफ कैपिटल थी वो बहुत अच्छी थी, उसको आसानी से आप कंकर नहीं कर सकते। उसके बाद पॉलिसीज ऑफ एम्बिशियस किंग, ये हम करेंगे अगली स्लाइड में, ये जिसमें मैं बिम्बिसार, उनके बेटे अजात शत्रु, उसके बाद जो बाकी रूलर्स आएंगे हमारे, महापद्मनंद, नंद डिनेस्टी, उसके बाद मौर्यन डिनेस्टी, उसके बाद आपकी शिशुनाग और ये सारी जो डिनेस्टीज आएंगी उनकी बात होगी। तो ये कुछ रूलर्स थे। मैं अगर आप अजात शत्रु की बात करें, अगर आप अशोक की बात करें, अगर आप चंद्रगुप्त की बात करें, ये बड़े, बिम्बिसार की बात करें, ये बड़े एम्बिशियस किंग्स थे और इनकी पॉलिसीज ऐसी थी कि इन्होंने काफी एक्सपैंड किया। अपार्ट फ्रॉम जो भी इनको नेचुरल रिसोर्सेज मिले थे या जो भी चीजें इनको मिली थी उसको उन्होंने अच्छे से एक्सप्लॉइट किया, प्लस इनकी जो पॉलिसीज थी उसकी वजह से इन्होंने काफी ज्यादा अपने एरिया को एक्सपैंड किया, तो मगध काफी राइज करके। अब गंगा थी, गंगा नदी के किनारे पे ये है, ठीक है, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ये एक अच्छा कम्युनिकेशन सेंटर ही, मतलब ट्रेड के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट, ट्रेड इनका बाकी एरियाज के साथ बड़े अच्छे से होता था। ठीक है, क्योंकि गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज इस एरिया में है, तो मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट, इनका वे ऑफ कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा बन सकता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो थी, ये जो सारे फैक्टर्स जो थे, ये रिस्पॉन्सिबल बने मगध के राइज के लिए। ठीक है, अब अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगी उसमें सब टॉप, अच्छा इसमें मैंने सब टॉपिक 2 कवर किया है। 2 में भी अभी मैंने राजाओं के बारे में, बिम्बिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद की डिस्कशन थोड़ी सी करनी है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी डिस्कशन करनी है, और उसके बाद हम सीधा सब टॉपिक 3 की बात करेंगे। आपका जो सब टॉपिक 1, 7 और 8 है, जिसमें इंस्क्रिप्शंस की बात की हुई है, एपिग्राफी की बात की है, ये डिटेल्स मैं इकट्ठी कराऊंगी और लास्ट में पहले समझ लें कि सारे का सारा टर्म्स क्या है, डिनेस्टीज क्या है, बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद हम एपिग्राफिक जो हमारी इंस्क्रिप्शंस है उसकी हम डिटेल्स करेंगे। तो आज के लिए अभी मैं इतना ही करती हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत जल्द दूसरी वीडियो लेके आऊंगी। ठीक है, तो थैंक यू।